फ्रेंड्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे थे। हम लोगों ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आइए आज की क्लास में हम लोग पी एंड एल का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर के बनाते थे, पार्टनरशिप के बनाते थे, तो उसमें पी एंड एल अकाउंट बोलते थे। कंपनीज के केस में पी एंड एल अकाउंट ना बोलकर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है। समझ में आ गई बात? तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 2, ठीक है, शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में दे रखा है इसका फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? एज एट, ठीक है, क्योंकि वो उस दिन की पोजीशन होती है एसेट्स की, पूरे साल की नहीं होती। समझ में आ रही है बात? जैसे अगर हमने कोई लिख रखे क्रेडिटर्स इतने के, तो वो 31 मार्च को हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरे साल की पोजीशन, पूरे साल भर में कितनी सेल हुई वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। इसलिए पी एंड एल में फॉर द ईयर लिखा जाता है, बैलेंस शीट में एज एट लिखा जाता है। तो पी एंड एल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम अपने रेवेन्यूज लिखते हैं। तो रेवेन्यू को दो पार्ट में डिवाइड करा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा? जो हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, जो हमारी बिजनेस लाइन है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए हमने ये बिजनेस खोला हुआ है, ठीक है, वो सब किस में आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, ठीक है। और बाकी जितनी भी हमारे को एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, जैसे हमने पैसे कहीं पर इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उससे इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, कोई हमने किराए पर बिल्डिंग दे दी उससे रेंट रिसीव हो रहा है, वो सब किस में आएगा? अदर इनकम में। लेकिन जो हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी से इनकम हो रही है वो सब किस में आएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। तो एक बार ये P1 और P2 पढ़ लेते हैं। P1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज क्लासिफाइड एज सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसे क्लासिफाई करना होगा, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ सर्विसेज, कितना प्रोडक्ट बेच के कमाया, कितना सर्विसेज रेंडर करके कमाया, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद एक्साइज ड्यूटीज डिडक्टेड, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, देखिए वैसे तो ज़्यादातर चीज़ों पे अब एक्साइज ड्यूटी लगती नहीं, जीएसटी लगता है। तो ये जो आप रेवेन्यू लिखोगे सेल, ये नेट ऑफ जीएसटी लिखोगे, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं करोगे। लेकिन अगर आप एक्साइज ड्यूटी भी लेते हो कस्टमर से तो वो आपके रेवेन्यू में इंक्लूडेड होगी, वो आपको अलग से लेस करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जीएसटी, वैट वगैरह जो होंगे वो आपको नेट करके दिखाने। क्या मतलब हुआ? जैसे 100 रुपये पे अगर 10 रुपये जीएसटी लिया आपने कस्टमर से, तो आप रेवेन्यू कितना दिखाओगे? 100 ही दिखाओगे। लेकिन अगर 100 रुपये पे 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी ली कस्टमर से, तो आप पहले 110 लिखोगे, लेस एक्साइज ड्यूटी करके दिखाओगे। समझ में आ गई बात? ये डिस्क्लोज करने का तरीका है। बात वही है कि रेवेन्यू तो 100 ही हुआ, चाहे 110 में 10 माइनस कर लो या सीधा 100 लिख दो। एक्साइज ड्यूटी अब लगती नहीं है, बहुत कम चीज़ों पे, जैसे एल्कोहल पे, पेट्रोल पर, इन चीज़ों पर लगती है। ज़्यादातर 99% चीज़ों पर तो जीएसटी ही लगता है। सेल ऑफ, क्या ऐसा हो सकता है किसी के सेल ऑफ प्रोडक्ट भी हो, सर्विसेज भी दे रहा हो? हाँ, हो सकता है ना। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो एक गाड़ियाँ बेचते हैं तो प्रोडक्ट की सेल हो गई, फिर वो कस्टमर्स को सर्विस भी देते हैं, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस, जो गाड़ियाँ अपनी रिपेयर वगैरह करवाते हैं, तो वो सेल ऑफ सर्विसेज में आ गया, ठीक है। और भी इसके अलावा भी अगर उनकी कोई और ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो इसमें आ जाएगा। लेकिन ये सब बात किसकी थी? नॉन फाइनेंस कंपनी की। ये सब बात थी नॉन फाइनेंस कंपनी की, नॉर्मल कंपनी। लेकिन अगर कोई फाइनेंस कंपनी है जैसे बैंक्स वगैरह, तो बैंक वगैरह के केस में आपको पता है बैंक का काम ही क्या है? इंटरेस्ट रिसीव करना, ठीक है। तो फॉर अ फाइनेंस कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इज क्लासिफाइड। समझ में आ गई बात? तो इंटरेस्ट से और कोई अगर फाइनेंशियल सर्विस बैंक दे रहा है, उससे जितना भी, ठीक है, रेवेन्यू आ रहा है, वो फाइनेंस कंपनी के लिए वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। अदर इनकम क्या हो गई नॉर्मल कंपनीज के लिए? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इस तरीके से इसको क्लासीफाई करेंगे। इंटरेस्ट इनकम दिखाएंगे, डिविडेंड इनकम दिखाएंगे, नेट गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिखाएंगे। तो पहले बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये हो गया हमारा, ठीक है, ये कहाँ पर था? पी एंड एल, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, ठीक है। ये भी वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनता है। टोटल इनकम आ गया। अब एक्सपेंसेस लिखते हैं। एक्सपेंसेस में आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात एक क्या बता दूं, ये वाली बात, ब्रॉड हेड्स शैल बी डिसाइडेड, ये शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है, टेकिंग इनटू अकाउंट द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
जो ब्रॉड हेड्स होंगे वो डिसाइड होंगे मटीरियलिटी के बेसिस पर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। कहने का मतलब क्या है, ये जो P&L का फॉर्मेट दिया ये तो एक जनरल फॉर्मेट है ही, इसको फॉलो करो। लेकिन अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ और डिस्क्लोज करना है, कोई और ब्रॉड हेड बताना है, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें नहीं दे रखी, जैसे एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब किसी किसी कंपनीज में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी है तो उनका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रोज कस्टमर्स तक पहुंचाना, ठीक है, डीलर्स तक पहुंचाना, फिर लास्ट में अल्टीमेटली कस्टमर्स को मिलता है, तो उनका बहुत बड़ा खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट का है। तो ये सारे खर्चे अदर एक्सपेंस में आए, इससे बढ़िया है उसके लिए एक ब्रॉड हेड बना दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। समझ में आई बात? तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो एक्सपेंसेस के ये 5-6 हेड तो हैं ही, इसके अलावा भी कुछ और ऐड करना चाहे तो ठीक है, कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री करा जा सकता है। सबसे पहले आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म करेगी जो रॉ मटेरियल लेकर फिनिश गुड बनाती है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का कितना ओपनिंग स्टॉक है, प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब नेट परचेजेस। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में आएगा, लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वो खरीदता है और बेचता है, ट्रेडिंग फर्म है, तो फिर वो परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, WIP, स्टॉक इन ट्रेड, तीन ही लिखे, फिनिश्ड गुड, WIP, स्टॉक इन ट्रेड। देखो, मैं आपको अगर कोई डाउट हो तो क्लियर कर दूं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म और ट्रेडिंग फर्म क्या फ़र्क है? मैन्युफैक्चरिंग फर्म के 3 तरीके का स्टॉक होगा, एक तो रॉ मटेरियल होंगे, एक WIP होगा, एक फिनिश्ड गुड होगा। और ट्रेडिंग फर्म के पास एक ही होगा जिसको बोल सकते हैं फिनिश्ड, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोल सकते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। तो मैन्युफैक्चरिंग की पहले मैं बात करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल तो ऊपर दिखा दिया आपने, ठीक है। WIP और फिनिश्ड गुड का चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ गया, WIP फिनिश्ड गुड हो गया पूरा कवर। अब ट्रेडिंग की बात करते हैं। ट्रेडिंग में केवल एक ही होता है स्टॉक इन ट्रेड, उसका परचेजेस यहाँ गया, चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ गया, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। गलती से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा आप जब ट्रेडिंग बनाते थे तो यहाँ ओपनिंग आता है, यहाँ परचेजेज आता है, यहाँ क्लोजिंग आता है। तो ओपनिंग में परचेज प्लस होता है और क्लोजिंग माइनस होता है ना। तो ओपनिंग प्लस होगा, क्लोजिंग माइनस, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ना, इसलिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय से रिलेटेड, ठीक है, स्टाफ वेलफेयर, सैलरी, वेजेस, जितनी भी चीज़ें आप एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चे कर रहे हो वो सब किस में आ जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, ठीक है, अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे खर्चे। नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो आपने फाइनेंस अरेंज कर रखा है अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से, जैसे लोन ले रखा है तो लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट जा रहा होगा, प्रोसेसिंग फीस जा रही होगी, ठीक है। अगर लोन प्रोसेस करवाने की फीस हो गई, कोई कमिटमेंट चार्जेस है लोन के, जितने भी लोन से रिलेटेड खर्चे हो गए, ठीक है, डिबेंचर्स इशू कर रखे तो उस पर इंटरेस्ट जा रहा होगा। तो जितनी भी फाइनेंस आपने अरेंज करा है उससे रिलेटेड कॉस्ट। लेकिन डिविडेंड नहीं आएगा, डिविडेंड तो ओनर का हो गया, ओनर को तो बाद में मिलेगा पैसा टैक्स देने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट आ जाएगी। फिर नेक्स्ट होता है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में दोनों चीजें, डेप्रीसिएशन किस पे लगता है? टेंजिबल एसेट्स पर, और अमोर्टाइजेशन किसके लिए हो गया? इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, ठीक है। तो वो दोनों चीजें यहाँ पर लिख दी। इस साल का कितना डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन है। बाकी जितने भी खर्चे बच गए वो किस में आ जाएंगे? अदर एक्सपेंस में। कोई कंपनी अगर कोई और हेड खोलना चाहे तो वो बात और है, अदरवाइज वो किस में लिख देगी? अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। एक दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अ कंपनी बाय वे ऑफ नोट्स शुड डिस्क्लोज, ये सब चीजें उसको नोट्स में डिस्क्लोज करनी है। इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, डिविडेंड इनकम, ठीक है, कितनी इंटरेस्ट इनकम हुई उसकी, कितनी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं,
कितने डिविडेंड इनकम है, ये नीचे नोट्स में ज़रूर आना चाहिए अलग से। प्रायर पीरियड आइटम्स, इस बार आपने कोई प्रायर पीरियड आइटम लिखी है क्या? हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे प्रायर पीरियड आइटम क्या होती है। अगर कोई, ठीक है, पिछली बार की वजह से कोई एरर या ओमिशन आपको पकड़ में आता है जो पहले रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ठीक है, ड्यू टू एरर और ओमिशन, तो वो अब रिकॉर्ड होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रायर पीरियड आइटम। तो कुछ प्रायर पीरियड आइटम है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है नोट्स में। एडजस्टमेंट टू कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पेमेंट टू ऑडिटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर को पेमेंट जो जारी है वो बाइफरकेट करनी है, किस किस चीज़ की दे रहे हो, ठीक है, एज ऑडिटर, क्योंकि वो ऑडिटर है तो ऑडिटर के रूप में उसकी फीस कितनी है। अगर आपने उससे टैक्स, जैसे कई लोग टैक्स ऑडिट भी उसी से करवा लेते हैं जिससे स्टेट ऑडिट करवाते हैं, तो टैक्सेशन मैटर से रिलेटेड अगर आपने कुछ, ठीक है, उसको फीस दी है तो वो। कंपनी लॉ मैटर्स, ठीक है, अगर आपने उससे कोई ओपिनियन लिया है, कोई और मैनेजमेंट सर्विस है, अदर सर्विसेज, एंड फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, उनके जो खर्चे लगते हैं, जैसे ट्रैवल कन्वेंस की का खर्चा, बाहर गए कहीं गए तो, ठीक है, तो रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आपने उनके एक्सपेंसेस कितने रिम्बर्स करें, सबको बाइफरकेट करके दिखाना होगा। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लॉ में पढ़ोगे ही कि कुछ कंपनीज के ऊपर जिनके ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है, ठीक है, उनको प्रॉफिट का एक पोर्शन अलग कर कर सोसाइटी के, ठीक है, बेनिफिट के लिए देना पड़ता है, तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कितना खर्चा किया आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है, ये सब नोट्स में डिस्क्लोज करना है। P&L में थोड़ी ना, P&L में तो आ ही रहा है, जो हेड्स मैंने बताए उसके हिसाब से। आ गई बात समझ में? ये था हमारा पूरा P&L का फॉर्मेट। अब देखिए इसमें P&L के जैसे टोटल एक्सपेंसेस आ गए, तो अब कुछ एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नीचे का फॉर्मेट, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ये टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करके ये निकल के आ गया, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अब इसमें पहली बात करते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स की। ये एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होती है? देखिए एक्सेप्शनल आइटम्स की जो डेफिनेशन दे रखी है वो ये है कि है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से ही, जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी है, जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज है वही है, लेकिन उसका अमाउंट या नेचर कुछ ऐसा है जो हमें लगता है कि ये अलग से डिस्क्लोज होना चाहिए। जैसे हमने कोई बहुत बड़ा प्लांट अपना पुराना था वो बेच दिया, ठीक है, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब प्लांट है तो अपने ऑर्डिनरी बिजनेस की ही एक्टिविटी, हम रोज उस पर काम करते थे, लेकिन क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट आइटम में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, उसको अलग से रिकॉर्ड कर दिया, ऊपर ना रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो एक्सेप्शनल आइटम्स, ठीक है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, लेकिन उसका नेचर या अमाउंट कुछ इस तरीके का है कि हम उसको डिस्क्लोज यहाँ पर करना चाहते हैं। कोई पुराना केस चल रहा था, उस लिटिगेशन की सेटलमेंट हो गई, वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शनल आइटम्स ये सब होती हैं। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अब एक्सेप्शनल आइटम्स तो कर दी, अब क्या बची? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो गया? जो बिजनेस से बिल्कुल अलग हो, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। एक्सेप्शनल तो बिजनेस से रिलेटेड था ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐसी आइटम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बट हो गई इस बार, तो वो अलग से शो करनी है। क्या एग्जाम्पल? जैसे लॉस बाय अर्थक्वेक, ठीक है, ये नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, कोई रिकरिंग नेचर की नहीं है, बहुत अलग सी एक्टिविटी हुई है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गई, उससे के बाद क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप टैक्स माइनस करा, टैक्स दो तरीके के, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, ये मैंने आपको पहले बैलेंस शीट में भी बताया था, डेफर टैक्स ऐसे डेफर टैक्स लाइबिलिटी, ये वही आ रहा है। इस बार का कितना डेफर टैक्स है? जैसे आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट में लगता है कि अकाउंटिंग टैक्स कितना बनता है 100, लेकिन आपने जब एक्चुअल टैक्स निकाला इनकम टैक्स के हिसाब से तो आप केवल कितना दे रहे हो? 90, तो 10 रुपये क्या हो गया? डेफर टैक्स, ठीक है। ये नेगेटिव में भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हो तो प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आ गए। अब इसके बाद अगर कोई आपके डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है जो आप बंद करना चाह रहे हो, इसके लिए AS आएगा, तब डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, उसका टैक्स, और फिर लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पूरे पीरियड का, मतलब जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट था और ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आया, दोनों मिला के ये प्रॉफिट। इसके बाद अर्निंग पर शेयर निकल के आएगी, बेसिक और डाइल्यूटेड, ये आप AS 20 में पढ़ोगे कैसे निकालते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हम लोगों ने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का पूरा ये डिस्कस कर लिया, क्या क्या हेड्स होते हैं। अब देखिए स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है,
क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टेट अंडर विच हेड्स दीज अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड इन बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको क्या लगता है ये कहाँ कहाँ डिस्क्लोज करना चाहिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब आपने बैलेंस शीट भी पढ़ ली, P&L भी पढ़ लिया। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। अब देखिए, वैसे एक बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में सेकंड ही हेड आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो क्या ये उसमें दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने बताया था, आप वो वाली क्लास देखना, उसमें कहा था कि वो तो उसमें तो वो आता है जिनको अभी शेयर्स अलॉट करे नहीं बट करने हैं, लेकिन अगर उससे कुछ एक्सेस रिसीव हुआ है तो वो करंट लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज का मेन हेड होगा और सब हेड क्या होगा? अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज में भी शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो जाएगा नहीं, अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जब हम अपने एम्प्लॉयज को कुछ शेयर्स देते हैं कंसेशनल रेट्स पर, ठीक है, उनसे कुछ पैसा लेंगे, लेकिन अगर 100 रुपये का शेयर है मार्केट में तो हम उनसे कहेंगे कि आप 70 दे देना, 30 कंपनी देगी, तो वो 30 रुपये रिजर्व्स में से अलग करके रखते हैं, तो ये किस में आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका सब हेड हो गया। और वैसे ये किसके अंदर है? शेयर होल्डर फंड्स के अंदर। आपको ये मैं दिखा भी देता हूँ, हमने डिस्कस करा था, आपको क्लिक कर जाएगा माइंड में। ये रहा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाएगी। अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। डिबेंचर मैच्योर हो गए, मतलब जो उसकी लाइफ थी 10 साल का, 12 साल का, जितने साल का भी डिबेंचर था वो खत्म हो गया। अब उसकी ड्यू डेट आ गई पे करने की, बस अभी पे नहीं करा आपने और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी लग रहा है। तो ये देखिए, वैसे तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता था, नॉन करंट लाइबिलिटी, बट वो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं रही, अब उसकी मेच्योरिटी डेट निकल गई। ठीक है, अब आपको बस किसी भी वक्त इसको पे करना है, तो ये करंट लाइबिलिटी बन गई और अदर करंट लाइबिलिटी में शो होगा। ठीक है, अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स, ऐसा लगता है शेयर पढ़ के कि कहीं ये हमारे शेयर्स तो नहीं जो हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं, लेकिन आगे जब बढ़ते हैं तो कहता है इन्वेस्टमेंट्स। तो शेयर्स हमारी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है, शेयर तो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, इसका मतलब ये कौन से शेयर्स की बात कर रहे हैं? जो कंपनी इन्वेस्ट करती है, उस पर अभी कोई लाइबिलिटी अनकॉल्ड है, सामने वालों ने अभी जिस जगह पे हमने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है, शेयर्स में, ठीक है, उसमें जो लाइबिलिटी है अभी उस पर जो कैपिटल है वो पूरी उन्होंने कॉल नहीं करी, वो कभी भी बाद में करेंगे। ये आपको याद है हमने पढ़ा था, कहाँ आएगा? ये आएगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स वाले डिस्क्लोजर में, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, डिस्क्लोजर में जाएगा। दिखाऊं मैं ये आपको, कमिटमेंट्स में अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड, ये रहा। ठीक है, ये उसमें चला जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉल्स अनपेड। जो अनपेड कॉल्स है, कॉल्स अनपेड मतलब कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अभी पैसे मंगवाए हुए हैं, सामने वाले ने दिए नहीं, तो आपको अगर पता हो तो अनपेड कॉल्स या कॉल्स इन अरियर शेयर कैपिटल में ही हम लेस कर दिखाते हैं, लेस कॉल्स इन अरियर। ठीक है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी में जाता है, अदर करंट लाइबिलिटी। तो ये शेयर होल्डर फंड्स मेन हेड हो गया और शेयर कैपिटल में ये डिडक्ट करके दिखाया जाएगा, कॉल्स इन अरियर। ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, अब ये तो साफ साफ होता है, शेयर होल्डर फंड्स मेन हेड है और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, ये उसमें अलग से आपको दिखाया जाता ही है। आ गई बात समझ में आप लोगों को ये? अब हम बात करते हैं डिविडेंड की। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि डिविडेंड को, अगर डिविडेंड प्रपोज होगा बोर्ड मीटिंग में, उसको हम बैलेंस शीट में कहीं लाइबिलिटी में नहीं दिखाएंगे, केवल डिस्क्लोजर देंगे, लेकिन उसकी कंडीशंस कुछ दे रखी हैं, वो हम उसको डिस्कस करते हैं। सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड कहाँ कहाँ से दे सकती है? तो सबसे पहले तो करंट ईयर प्रॉफिट से, जो इस साल का कंपनी का प्रॉफिट है, सबसे पहले तो कंपनी उसी से ही दे। हाँ, अगर कोई डेप्रीसिएशन अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, डेप्रीसिएशन जरूर प्रोवाइड कर लेना, तो आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन। दूसरा सोर्स क्या हो सकता है? प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों के प्रॉफिट्स अगर पड़े हुए हैं या आपने फ्री रिजर्व्स में डाल दिए या P&L में ही बैलेंस पड़ा है, ठीक है, कहीं पे भी है, तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जो पड़े उसमें, हाँ, लेकिन जो उन सालों के डेप्रीसिएशन है वो जरूर प्रोवाइड करे हुए हों, वो तो होंगे ही वैसे करे हुए। कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू,
इन दोनों को मिला के, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, या फिर मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट फॉर डिविडेंड। अब कई पीएसयूज वगैरह जो होती हैं उसमें गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर देती है पैसा डिविडेंड देने के लिए। तो अगर ठीक है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने डिविडेंड के लिए कुछ पैसा प्रोवाइड किया है तो करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू, या फिर मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स इंक्लूडिंग फ्री रिजर्व्स। अगर पिछले सालों के प्रॉफिट से कंपनी दे रही है ठीक है प्रॉफिट, तो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड। इंपॉर्टेंट है, एक एक कंडीशन ध्यान से समझना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, करंट ईयर के प्रॉफिट में से दो तो कोई बात नहीं, कितना भी दो। ठीक है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स अगर आप उठा रहे हो तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के लिए ये 3 कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। पहली कंडीशन क्या है, देखिए, जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा इट शुड नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। जो पिछले 3 सालों में डिविडेंड का रेट था, ठीक है, उसका एवरेज निकालकर उस एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस बार का डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट बी मोर देन एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। लेकिन ये कंडीशन तभी जब पिछले 3 सालों में डिविडेंड दिया हो। अगर दिया ही नहीं तो 0 लेकर तो बहुत कम हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे एक साल में 10 दिया, एक साल में 12 दिया, तीसरे साल में 0 दिया, तो 10 + 12 + 0 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये तो नाइंसाफी हो गई। ठीक है, तो इफ नॉट डिक्लेयर्ड इग्नोर दिस कंडीशन। लेकिन अगर 3 सालों में दिया है तो उन 3 सालों की एवरेज निकालकर उससे ज्यादा डिविडेंड का रेट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई पहली कंडीशन आपको। दूसरी, कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स में से। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स का मतलब मैं फिर बता दूं, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मतलब P&L में कुछ पैसा पड़ा तो वो, या फिर आपने फ्री रिजर्व्स में डाल दिया। फ्री रिजर्व क्या होते हैं, जैसे रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है, ये जिसपे कोई कंडीशन नहीं है। अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हो, नॉट मोर देन 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स। पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का 1/10 मतलब उसका 10% से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। अब ये पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स कब की लेनी है, कहता है जो भी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लास्ट जब भी बैलेंस शीट साइन हुई है उसमें जो आपको दिखेगा पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स, वो दोनों मिलाकर उसका 1/10। समझ में आ गई बात। पेड अप कैपिटल में इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों आ गए, तभी तो केवल पेड अप कैपिटल लिखा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखा। पेड अप कैपिटल मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो लास्ट में रिजर्व्स बच जाए ये डिविडेंड देने के बाद, अब जो रिजर्व बचाओ वो कम से कम 15% जरूर होना चाहिए पेड अप कैपिटल का। ठीक है, जो बुक्स में आपके बैलेंस शीट में मतलब पेड अप कैपिटल दिखाई दे रही है उसका 15% कम से कम रिजर्व्स अभी भी बचना चाहिए देने के बाद। ठीक है, ये पेड अप कैपिटल कब का उठाएंगे, ये उठाएंगे लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे ऊपर उठाया था। समझ में आ गई तीनों कंडीशंस। पहली कंडीशन, जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो आपने पिछले 3 सालों में दिया है। दूसरी कंडीशन, आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, 10% या 1/10 कुछ भी बोल लो। ठीक है, 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। तीसरा, जो अब लास्ट में रिजर्व्स बच जाए वो कम से कम 15% होनी चाहिए पेड अप कैपिटल के। ठीक है, अमाउंट सो ड्रॉन टू बी फर्स्ट यूटिलाइज, ठीक है, टू सेट ऑफ द करंट ईयर लॉसेज। अगर करंट ईयर में कोई लॉसेज वगैरह हैं, ठीक है, तो पहले उसको सेट ऑफ करो। ठीक है, बाद में डिविडेंड देना। खुद के लॉस है और हम डिविडेंड बांट रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा। पहले आप करंट ईयर के लॉस को राइट ऑफ करो। इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पर दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता ही है। प्रेफरेंस शेयर्स का नाम ही प्रेफरेंस इसलिए है कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी डिविडेंड में, और वो लिक्विडेशन के टाइम पे भी दी जाती है, वो अलग बात है। डिविडेंड में बी गिवन ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप शेयर से क्या उस पर डिविडेंड दिया जा सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। ठीक है, टू द एक्सटेंट उन्होंने कितना अमाउंट पे कर रखा है उस हिसाब से कंपनी डिविडेंड दे देगी। लेकिन कॉल्स इन एडवांस अगर कुछ आई हुई है तो उस पर डिविडेंड नहीं देते। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्यू टू इनएडिक्वेसी, स्टडी मटेरियल का, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, XYZ Limited proposes to declare 10% dividend out of general reserve. From the following particular, ascertain the amount that can be utilized from general reserves according to company's declaration of dividend out of reserves rules 2014.
कहता है 17,500 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपये के, तो 17,50,000 रुपये के ये हो गए। 8 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 80 लाख के ये हो गए। 1 अप्रैल 2021 को जनरल रिजर्व की वैल्यू हुई है, कैपिटल रिजर्व है 3 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1 अप्रैल को है 3.5 लाख का। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, इस साल का नेट प्रॉफिट कितना हुआ 3 लाख रुपए। ठीक है, ये सब तो पिछले साल का था। ठीक है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 सालों में कितना था 12%। ठीक है, 12% का एवरेज रेट था। वैसे आपको बताऊं, एक कंडीशन तो आपको पता चल गई, फुलफिल हो गई। हम डिविडेंड 10% देना चाह रहे हैं, एवरेज रेट से कम है, एक कंडीशन तो हो गई फुलफिल। लेकिन ये कंडीशंस कब देखते हैं, ये तब देखते हैं जब हम पिछले सालों के प्रॉफिट्स उठा रहे हो। इस साल का प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 3 लाख रुपए का है। ठीक है, तो कुछ तो पैसे इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको देखना। ठीक है, पहले डिविडेंड देना कितना है, 10% डिविडेंड देना है इक्विटी शेयर्स पर। ठीक है, 80 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं तो 8 लाख रुपए हो गया। 8 लाख रुपए डिविडेंड देना चाहती है कंपनी। प्रॉफिट कितने अवेलेबल हैं, 3 लाख रुपए इस बार प्रॉफिट अवेलेबल है। 3 लाख प्रॉफिट अवेलेबल तो हैं, लेकिन सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करा, कितना 1,57,500। कैसे निकल के आया, ये निकल के आया 17,50,000 का 9%। ठीक है, 17,50,000 का 9% हमने इतना डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया। तो इस बार का प्रॉफिट बचा ही कितना, 1,42,500। इस बार का प्रॉफिट है 1,42,500। हमें टोटल देने हैं 8 लाख रुपए, उसमें से 1,42,500 तो हम इस बार के प्रॉफिट में से निकाल सकते हैं। बचे कितने बाहर पिछले सालों में से निकालने के लिए, 6,57,500। तो कंडीशंस देखते हैं उसके लिए। पहली कंडीशन, क्योंकि 10% 12 से कम है तो ये पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, अमाउंट आप कितना विड्रॉ कर सकते हो, 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। बात वहां पर फ्री रिजर्व्स की थी, ऊपर तो क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व भी गिवन है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल में दोनों आती है, इक्विटी और प्रेफरेंस, ये हो गई। और फ्री रिजर्व्स कितने हैं, 25 लाख। ठीक है, तो फ्री रिजर्व 25 लाख हो गए प्रीवियस ईयर्स के, और ये पेड अप कैपिटल हो गई। इसका 10% निकाल सकते हैं, 1/10 निकाल सकते हैं, तो 12,25,000 निकाल सकते हैं। हमें तो केवल 657,500 निकालना है, तो इजीली निकल जाएगा। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन कहते हैं बैलेंस रिजर्व्स कितना बचना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। ठीक है, पेड अप कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल है 80 लाख और 17,50,000, मतलब 97,50,000 इक्विटी और प्रेफरेंस मिला के। उसका 15% होता है 14,62,500। तो कम से कम 15% बचना चाहिए। अच्छा, 15% बचना चाहिए। है कितना फ्री रिजर्व, 25 लाख का। ठीक है, 25 लाख का फ्री रिजर्व है। हम कितना निकालना चाह रहे हैं, 6,57,500। ये बच रहा है 18,42,500। ये तो कह रहा है कम से कम 14 बचना चाहिए, हमारा तो बहुत ज़्यादा बचेगा। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। रेट भी एवरेज रेट से कम है। ठीक है, हम 10% ही निकाल सकते हैं पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का। और तीसरी कंडीशन क्या है, निकालने के बाद जो फ्री रिजर्व्स बचें वो पेड अप कैपिटल का 15% जरूर होने चाहिए, वो भी हो रहे हैं। अच्छा, ये सब हमने कब की चीज़ें ली, पेड अप जनरल रिजर्व, ठीक है, पेड अप कैपिटल, ये सब हमने 31 मार्च 2021 का, मतलब 1 अप्रैल 2021 का लिया। क्यों लिया, क्योंकि पिछली बार का ही लेंगे ना, ऑडिटेड। इस बार तो हम ये डिसाइड ही कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अभी कहाँ ऑडिट हुआ इस बार का, इस साल तो डिसाइड ही कर रहे हैं, तो पिछले साल की चीज़ें लेंगे जो ऑडिटेड है, लेटेस्ट अवेलेबल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उससे हमने ये देखा। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में